Assalamu alaikum. In this video, we are going to solve. It's your Add Maths paper. Year is 2024, May June, variant 2-1. So let's start. First question. On the axis, sketch a graph of y equals to 4x minus 6 with a modulus sign, showing the points where the graph meets the axis. जब ये आपसे कह रहा है कि ग्राफ मीट्स द एक्सिस, इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों की बात की जा रही है। पहले हम निकालते हैं भाई वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का मतलब ये हुआ कि आपने अपनी इक्वेशन जो कि आपके पास है y इक्वल्स टू 4x माइनस 6, इसमें हम x की जगह पुट करते हैं 0। जब आपने x की जगह 0 पुट किया, व्हाट यू गॉट अ नेगेटिव 6, बट विद द साइन ऑफ मॉड्यूलस इट्स अ पॉजिटिव 6। तो हम यहाँ मार्क कर देते हैं भाई 1 2 3 4 5 एंड 6। सही। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया 0,6। ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपको निकालना है x की वैल्यू। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब आपने किया y को 0, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 4x माइनस 6 एंड यू गॉट व्हाट 6 इक्वल्स टू 4x, 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x। मैं मार्क कर देता हूं। अब ये आ गया, लेट्स सपोज 1 2 3 4 एंड 5। 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 मेरे पास यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, मेरा ग्राफ बनेगा क्योंकि मॉड्यूलस है और ये मेरा वर्टेक्स पॉइंट आ गया, तो मेरा ग्राफ एक बाउंस बैक ग्राफ बनेगा। ठीक है, बाउंस बैक ग्राफ बनेगा। ऐसा क्यों बनता है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ग्राफ ऐसा नहीं था, लेकिन ग्राफ में चूंकि साइन मॉड्यूलस का आ गया, उसने क्या किया, जो नेगेटिव वाई की वैल्यू थी उसको पलट दिया। जैसे ये वैल्यू हमारे माइनस 6 थी, तो ये वैल्यू मेरे पास यहां आनी चाहिए थी। ठीक है, ये ग्राफ यूं बनता, बट चूंकि मॉड्यूलस ने इस वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो मेरा ग्राफ यहां से रिफ्लेक्ट बनेगा। नेक्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन 4x माइनस 6 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 2x। जब दोनों साइड पर मॉड्यूलस हो तो क्या करना होता है, आपने आपने दोनों साइड पर स्क्वायर अप्लाई करना होता है। ठीक है, यहां भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, यहां भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ये तो आपके पास बन गई आपकी आइडेंटिटी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। यहां पर आपने वैल्यू प्लेस करनी है। a की जगह आएगा आपके पास 4x, a की जगह 4x, b की जगह 6 एंड 6। So what you got 16x square minus 2 4s are 8 6 are 48x plus 6 का स्क्वायर 36 equals to 4x square। अरेंज करते हैं, 16 माइनस 4 हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 36 इक्वल टू 0। 12 कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 12 जाके डिवाइड कर देंगे, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बनी आपकी मिडिल टर्म। अब यहां पर क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन निकालते हैं, x कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन लिया आपने x माइनस 3, बचा क्या आपके पास x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x के आपके पास दो आंसर आ गए, x का एक आंसर आ गया 1 और दूसरा आंसर आ गया 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व करने को कहा था, इक्वेशन निकाल, कोऑर्डिनेट तो कहा नहीं था, बस ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b टाइम x प्लस c होल स्क्वायर। आपकी इक्वेशन है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और इसको आपने लेके जाना है a प्लस b टाइम्स x प्लस c होल स्क्वायर। अब यहां पर हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपके पास दो मेथड होते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं कॉमन वाला। तो पहले मैंने माइनस 2 कॉमन निकाला, बचा क्या मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, और प्लस का 3 अपनी जगह। अब यहां पर ऐड करना है, माइनस 2 अपॉन 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस 1 एंड माइनस 1, ये हमने ऐड कर दिया। अब फायदा ये होता है कि आपके पास ये जो पार्ट है ये बन जाएगा आपकी आइडेंटिटी, दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जो बाहर 1 था माइनस 1 वो अपनी जगह, माइनस 2 बाहर अपनी जगह और प्लस 3 अपनी जगह। ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3।
So what you got 2 times x minus 1 whole square plus 5. ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करो तो b क्या आया, b is -2, a क्या आया, a is 5 and c is -1. Hence, write down the range of the function f of x equal to this. तो आपके पास फंक्शन क्या आया जब आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया, सो यू गॉट 5 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर. लेकिन जब भी आपको रेंज निकालना हो, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक रफली स्केच जरूर किया करो. तो अगर मैं इसको स्केच करूं, ये मेरे पास एक सेट फेस बनेगा. इसका जीरो का होगा, टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, 1,5. तो टर्निंग पॉइंट 1,5 यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है. और जो मेरा स्केच बन रहा होगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, नॉट दिस वन, काइंड ऑफ दिस वन. ये मेरा ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है. और यहाँ जो टर्निंग पॉइंट पे वैल्यू है, ये मेरे पास यहाँ पर 5 है. मेरा ग्राफ 5 को कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता, तो मेरी रेंज क्या होगी, इट इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल्स टू 5. So f of x less than equals to 5 is the range of this function. Next question. Use algebra to show that 5x times x minus 3 equals to 5x minus 26. पहले brackets multiply करते हैं. So we got 5x square minus 5 threes are 15x minus 5x plus 26 equals to 0. Simplify किया, 5x square minus 20x plus 26 equals to 0. It says that has no real solution. What is the condition we have? We have b square minus 4ac is lesser than 0 for no solutions. अब यहाँ पर a क्या है? a is 5. b क्या है? b is -20 and c is what? c is 26. कंडीशन आपने अप्लाई करी, b स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0. वैल्यू को पुट करते हैं. So b is what? b is -20 square minus 4a is what? a is 5. c is what? c is 26 and less than 0. -20 का स्क्वायर is 400 minus 4 5s are 20. 20 times 26. So 20, 26 times 2, 2 6 are 12, 2 are 4, 520. So 400 minus 520 lesser than 0, which you simplify, you will get minus 120 less than 0. Since this equation satisfied, ये जो हमारे पास सब स्टेटमेंट लिखी है, ये -120 जीरो से छोटा, ये बिल्कुल करेक्ट है. क्योंकि आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब है नो रियल सॉल्यूशंस. ये आपको शो करना था, ये आपने ऐसे लिख के शो करना है. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. Find the exact distance between the 2 points where the curve 9 times x minus 1 square plus 4 times y minus 3 square equal to 36 cuts the x-axis. अब यहाँ पर आया आपका कीवर्ड cuts the x-axis. इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है. हमारी इक्वेशन क्या है, 9 टाइम्स, अब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36. 9 times 1 it will be 9 plus 4 times y minus 3 whole square equal to 36. तो ये आ जाएगा आपके पास 4 times y minus 3 whole square equals to 36 minus 9 is 27. y minus 3 whole square is equals to 27 divided by 4. y minus 3, अब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे अंडर रूट. आंसर डेसिमल में नहीं जाएगा, उसने कहा हुआ है एग्जैक्ट आंसर देना है. रूट 27 डिवाइडेड बाई 2 विद अ प्लस माइनस साइन, ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 एंड y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 27 अपॉन 2 विद अ नेगेटिव साइन एंड प्लस 3. ये आपके पास y के कोऑर्डिनेट आ गए. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका मतलब ये होगा कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा 0,3 प्लस अंडर रूट 27 अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट होगा. और एक कोऑर्डिनेट होगा 0,3 माइनस अंडर रूट 27 अपॉन 2, ये आ जाएगा. अब मुझे चाहिए इनका डिस्टेंस, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे अब, ठीक है. तो ये आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाई 2. एक्सपेंड करते हैं ब्रैकेट को, 3 प्लस अंडर रूट 27 अपॉन 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाई 2, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा. रूट 27 अपॉन 2, रूट 27 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 27, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 9 3 27
और 9 अगर बाहर आएगा तो आंसर देगा 3 √3। ये बना आपका आंसर, right? Next one. Find the coordinates of the point where the curve with the equation 2x square plus 83xy equals to x cube y minus 20x intersects the curve with the y equal to 1 upon x. Give your answer in form of a plus b root c, where a and b are rational and c is the smallest integer possible. Okay. तो मेरे पास एक इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है? दूसरी इक्वेशन है 2x² प्लस 83xy इक्वल्स टू x³ माइनस 20x। अब मैं यहाँ क्या करूंगा? मैं यहाँ पर x की जगह वैल्यू चेंज करूंगा, सॉरी y की जगह, क्योंकि y तो मेरे पास सब्जेक्ट बना हुआ है। तो मैं y की जगह 1/x प्लेस करूंगा, यहाँ पर भी कर दूंगा और यहाँ पर भी कर दूंगा। अब पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है और वो x है। तो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ये आएगा 2x² प्लस 83, यहाँ पर x और x हो जाएगा आपका कैंसिल, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, नॉट 1 सॉरी, x² बनेगा क्योंकि ये x कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस 20x। अब इसको अरेंज करते हैं तो ये वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 2x² माइनस x² इज x² प्लस 20x प्लस 83 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो फॉर्म में आपको कह रहा है, इसका मतलब है कि अब मेरे पास इसकी मिडिल टर्म तो नहीं होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक। तो ए क्या है मेरे पास? ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास 20 है और सी मेरे पास 83 है। फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और अब वैल्यू प्लेस करते हैं। तो b इज वॉट 20, a इज वॉट 1 एंड c इज वॉट 83। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो वी गॉट माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर इज 400 minus 4 multiplied with 83, it is 332 divided by 2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है। तो 400 में से आपने इसको माइनस किया एंड यू गॉट 68 माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट 68 डिवाइडेड बाई 2। अब 68 क्या होता है मेरे पास? 17 से अगर हम डिवाइड करें 68 को तो 4 टाइम्स होता है। तो ये आएगा माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट 17 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाई 2। ये जो 4 है आपके पास, जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये 2 बन चुका होगा, ठीक है। मैं इसको रूट से बाहर लेकर आ रहा हूँ। तो ये बनेगा -20 प्लस माइनस, क्योंकि 4 जब बाहर आया तो 2 बन जाएगा, अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने 2 कॉमन निकालना है यहाँ से। तो इसकी वर्किंग अब मैं यहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बनेगा -20 प्लस -2 अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। आपने 2 कॉमन लिया, यू गॉट -10 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, -10 प्लस माइनस अंडर रूट 17। अब जिस फॉर्म में आपको लाने का कहा था उससे इस फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी कंपेयर करते हैं। आगे अगर आप कंपेयर करो तो आपको मिल जाएगा भाई, ए की वैल्यू -10 है और बी मेरे पास 1 है और सी मेरे पास 17 है, ठीक है। बट द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ एक्स और वाई दोनों चाहिए होंगे। मेरे पास ये तो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू मेरे पास एक्स की आ रही है। अब आते हैं हम वाई के ऊपर। वाई क्या है? वाई बराबर है 1/x। तो वाई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स की जगह उसकी वैल्यू पे प्लेस करते हैं हम लोग। सो 1 डिवाइडेड बाय -10 प्लस माइनस अंडर रूट 70, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब आपने इसको जब रेशनलाइज करना होता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं -10 और हम इसके अपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है ना। न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर तो आ जाएगा हमारे पास -10 माइनस प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय। डिनोमिनेटर में आपके पास बनती है हमेशा ही एक आइडेंटिटी, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, a² माइनस b², ठीक है, -10 एंड अंडर रूट 17। सिंप्लीफाई किया आपने तो आपके पास न्यूमरेटर क्या बनता है? -10 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय, -10 का स्क्वायर है 100
-17। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दैट इज -10 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 83। ये आपके बन जाएगा किसका आंसर, वाई कोऑर्डिनेट का। तो क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आंसर देना है, तो कोऑर्डिनेट्स में आपने एक्स और वाई दोनों को एक साथ लिख के बताना होगा। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आई थी, -10 प्लस माइनस अंडर रूट 17, उस वक्त वाई की वैल्यू क्या आई थी, -10 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 83। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते, there are three women, two men, and four children in a choir. The choir stands in a single straight line. Find the number of possible arrangements if the first person and the last person are both women. अब सबसे पहले आप क्या करें, आप देखें कितने लोग हैं, 3 3 + 2 5 5 + 4 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उन 9 में से आपके पास यहाँ पर भी वुमेन है और यहाँ पर भी वुमेन है, इसकी तो हम बाद में बात करते हैं। सेंटर में कितना आया, सेंटर में तो आ गया मेरे पास 7 फैक्टोरियल, चलिए ये तो होगा ही होगा। अब आते हैं वुमेन पे, देखिए जब आप पहली वुमेन खड़ी करें ना, जब आप पहली वुमेन खड़ी करें तो आपका 3 लोगों का ऑप्शन, तो ये हुआ 3 P1 के 3 में से कोई एक आएगी। फिर आपने दूसरी को खड़ा किया, अब कितनों का ऑप्शन था, अब था हमारे पास 2P1। तो 3P1 का मतलब हो गया 3, 2P1 का मतलब हो गया 2। सिंप्लीफाई कर ले इसको, सिंपल आपने करना है 7 फैक्टोरियल × 3 × 2 एंड यू विल गेट 30240। ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इफ ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डैश बना के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या कंडीशन दी कि भाई तीनों जो बच्चे हैं वो एक साथ, चार बच्चे सॉरी, चारों को आपने एक साथ खड़ा किया। अब आपके पास कितनी एंटिटीज हैं, अब ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको पूरे को एक बॉक्स काउंट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 6 फैक्टोरियल। अब उसमें जो बच्चे हैं वो बॉक्स के अंदर शफल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने यूज करना है 4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लें अब आप, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल एंड यू विल गेट 17280। ये आ गया आपके पास इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, 4 of the choir are selected to sing in a group. Find the number of different selections if no man is chosen. Okay बेटा, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप सिर्फ चार को सिलेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4, बट द प्रॉब्लम इज कि अब इसमें कोई मैन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास लोग कितने थे, हमारे पास 9 थे, 9 में से तो 2 मैन थे, अब ये होने ही नहीं चाहिए, तो कितने बचे, 7 बचे। तो हम ये कहेंगे कि अब 7 में से कोई भी 4 आ जाए, दैट इज 7 कॉम्बिनेशन 4। निकालते हैं कैलकुलेटर में, 7 कॉम्बिनेशन 4 दैट इज 35। तो द आंसर इज 35, ठीक है। लास्ट वन, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शंस इफ एटलीस्ट 2 वुमेन आर चोजन। अब आपके पास वही 4 लोग हैं, 1 2 3 4, देखिए वुमेन है कितनी हमारे पास, 3 है। अब उसने कहा कम से कम 2 वुमेन हो, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन है, यहाँ पे वुमेन है, ठीक है, यहाँ पे वुमेन, यहाँ पे वुमेन, यहाँ पे वुमेन, ये हमारे केसेस बनेंगे, ठीक है। अब अगर आपने 2 वुमेन को सिलेक्ट कर लिया, एटलीस्ट 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बचे कितने हमारे पास, हमारे पास 2 स्पीसीज बची। टोटल लोग कितने हमारे पास, टोटल लोग हमारे पास थे 9, ठीक है। उन 9 में से 3 को तो हटा दो, अब बचे कितने, 6। अब पहले हम इन 6 को फाइनल करते हैं कि यहाँ पर कुछ 6 में से 2 आ सकते हैं और यहाँ पर 6 में से 1 आ सकता है, ठीक है। तो 6 कॉम्बिनेशन 2, ये कितना आ गया मेरे पास, 15, इसका 15 आ गया। 6 कॉम्बिनेशन 1 तो 6 हो जाएगा। अच्छा जी, अब जरा यहाँ देखते हैं, वुमेन जो है हमारे पास वो 3 थी और 3 में से 2 आ रही हैं, तो ये हो जाएगा 3 कॉम्बिनेशन 2, और यहाँ पे तीनों आ रही हैं 3 कॉम्बिनेशन 3। तो 15 को मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, 3 कॉम्बिनेशन 2 दैट इज 3। 15 3s are 45 plus 6 1s are 6 and you will get answer 51। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, variable x and y are such that y is equals to cos x into sin square x. Use differentiation to find the approximate change in y as x increase from 3 to 3 plus x. बेटा बहुत ही सिंपल है, पहले आप करते हैं इसको डेरिवेट। हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रूल से। तो मैंने कहा भाई u को हम ले लेते हैं लेट्स से cos x और v को हमने ले लिया sin स्क्वायर x। डेरिवेट करते हैं, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स
और जब हमने साइन को डेरिवेट किया, पहले पावर लिखो और फिर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब आपने अप्लाई किया वर्किंग फॉर्मूला, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, व्हाट इज u इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ v इज व्हाट 2 sin x cos x, प्लस v इज व्हाट sin square x, एंड डेरिवेटिव ऑफ u इज व्हाट माइनस sin x। सही है, ये आपका वर्किंग फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, कि हम कहते हैं ये हो जाएगा 2 sin x cos स्क्वायर x माइनस साइन क्यूब एक्स। ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये आपके पास क्या आ गया, ये आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर आपने x की वैल्यू प्लेस करनी है, और x की इनिशियल वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है। तो अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन में जहां पर भी x है वहां 3 पुट करेंगे। मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड पर होना चाहिए। ठीक है, अब अपने कैलकुलेटर में जहां पर भी x है वहां पर आपने प्लेस करना है 3 को। ये बनेगा मेरे पास साइन 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस 3 स्क्वायर है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो इसका तो आंसर आ रहा है 0 इसका आंसर आ रहा है 0.2766 माइनस साइन क्यूब एक्स। तो साइन एक्चुअली का 3 ऑफ साइन और इसकी पावर क्यूब, दैट इज 0.0028। अब आपने दोनों को सिंप्लीफाई करना है, 0.2766, 0.27, 0.2737 है, तो 4 कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब आपको निकालना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई। वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। चेंज इन वाई आपको चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स क्या था आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स था 0.274, और डी एक्स क्या था, 3 से जा रहा है 3 प्लस एच, तो ये एच है। तो चेंज इन वाई क्या आ गया, 0.274 टाइम्स एच। ये बना आपके पास चेंज इन एक्स। ठीक है, आपका आंसर इसी फॉर्म में रहेगा, आपका आंसर एच की फॉर्म में रहेगा, तो एच की कोई वैल्यू आपके पास नहीं है, ये इसी फॉर्म में आपका आंसर आएगा। Okay, next one. It is given that y is equals to mx square plus x upon 2 plus n, where m and n are zero constant, non-zero constant. It is also given that 3 times d square y upon dx square equals to dy upon dx का whole square minus y. For all values, find the values of m and n. Okay. मेरे पास बेसिकली दो इक्वेशंस बनानी है और फिर इनको सॉल्व करना होगा मैंने। तो मेरे पास जो y है, y क्या है, y है मेरे पास एम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एन। ठीक है, अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूँ, सो डी वाई ओवर डी एक्स क्या बनेगा, ये बनेगा 2mx प्लस 1/2। अगर मैं इसको फिर से डेरिवेट करता हूँ, तो अभी क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 2mx क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल 2m। ठीक है, अब जो आपकी कंडीशन दी है उन्होंने, उस कंडीशन को यूज करते हैं। वो कंडीशन क्या है, 3 टाइम्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई। अब आपके पास डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 2m। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है आपके पास, इट इज 2mx प्लस हाफ। आ गया। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना, ये आ जाएगा 6n इज इक्वल्स टू 2mx 2mx प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस, अब y की जगह क्या आएगा, अगर आप ऑब्जर्व करो भाई, y को तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो y की जगह आ जाएगा हमारे पास mx स्क्वायर प्लस x/2 प्लस n। ये आ गया हमारे पास y। ओके बेटा, अब जब आपके पास, आपको लग रहा होगा कि सारे अननोन आ रहे हैं, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो आपने यहाँ पर जो है ना कंपेयर कोफिशिएंट करना होगा। अच्छा, -5 यहाँ मिसिंग हो गया, एक मिनट, नहीं सही, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब हम जाएंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट के थ्रू भाई, कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 6m अपनी जगह रहा, इसको हम एक्सपेंड करते हैं आइडेंटिटी से, तो ये आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर 4m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2mx प्लस 1/4 माइनस
एम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू माइनस एन, ये बन गया। स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ करते हैं, ठीक है। स्क्वायर के साथ कौन कौन है पहले ये देखते हैं। ये स्क्वायर के साथ है और ये स्क्वायर के साथ है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में एक्स स्क्वायर ही कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचा क्या अंदर, मेरे पास बचेगा 4m² माइनस एम, ये बचेगा, ठीक है। इसी तरह आते हैं एक्स के ऊपर। यहाँ पर एक्स है मेरे पास और यहाँ पर एक्स है मेरे पास। अगर मैं इनमें से एक्स कॉमन निकाल लूं तो बचेगा 2m माइनस 1/2 और ये आएगा x, ठीक है। अब कांस्टेंट में कौन कौन है जिसके पास x ही ना हो, तो यहाँ 1/4 है और यहाँ पर माइनस एन, ये आएगा 1/4 माइनस एन। सबको अलग कर दिया और लेफ्ट पर मेरे पास है 6m। अब हम इक्वेट करते हैं, देखिए ये तो 6m है ना, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ना एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पर x है, तो इन दोनों को जीरो से इक्वेट किया जाएगा। पहले हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर की, तो लेफ्ट साइड पे जीरो है और राइट साइड पर क्या है 4m माइनस एम स्क्वायर। अब यहां से मेरे पास m का आंसर आ जाएगा, m कॉमन ले लिया, 4m माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो एक m का आंसर जीरो आ गया और एक m का आंसर 1/4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास कह चुका है कि नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो मैं जो m को प्रेफर करूंगा दैट इज इक्वल्स टू 1/4। m आ गया। अब आते हैं x के ऊपर, x को इक्वेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है m, तो अब हमें जरूरत नहीं क्योंकि m तो हम निकाल चुके हैं, हमें तो चाहिए n। n के लिए हम कांस्टेंट को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो मैं अब x को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि m की वैल्यू तो आ चुकी है मेरे पास। अब मैं इक्वेट करता हूँ कांस्टेंट को। लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट है मेरे पास इट इज व्हाट, इट इज 6m और राइट पर क्या है 1/4 माइनस एन, तो n क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 6m, m क्या है m इज 1/4, तो 1/4 माइनस 3/2, बल्कि एक काम करते हैं एलसीएम लिखना पड़ेगा, 1/4 माइनस 6/4 कर देते हैं ना, और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस 6 नेगेटिव 5/4 इक्वल्स टू n। ये आपके पास m का और n का आंसर आ गया बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन। सही है ना, दोनों साइड को स्क्वायर को इक्वेट किया और कांस्टेंट को इक्वेट किया, हमारे पास अननोन आ गया m और n का, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन, in an arithmetic progression the sum of the first 30 term is minus 1065। क्या दिया आपको, sum of first 30 term is minus 1065, the sum of the next 20। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, the sum of the next 20 terms। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 30 टर्म तक पहुंच चुके थे, उसके बाद की अगली टर्म है ये इज -2210। ओके, तो मैं अभी ये लिख रहा हूं सिर्फ यहाँ पर सम ऑफ नेक्स्ट 20 इज इक्वल्स टू -2210। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको ए चाहिए और आपको डी चाहिए, ये आपका सवाल है। तो हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। देखिए पहले आसान लफ्जों में समझाता हूँ आपको। आपके पास शुरू की 30 टर्म्स का सम है, तो मेरे पास S30 है, ठीक है, S30 है। फिर उसने कहा कि भाई अगली 20 टर्म, अगली 20 टर्म का मतलब क्या हुआ कि भाई आने वाली अगली, अब इसको S20 नहीं कर सकता, ये गलत कर दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 20 टर्म्स, ये S20 नहीं है। अब आप इसको कैसे निकालोगे, अब मैं कह सकता हूँ कि अगली टर्म जब आप इसमें 20 ऐड करेंगे तो वो बनेगा S50। S50 और S30 का जो डिफरेंस है वो है -2210। ये कंडीशन है आपकी इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। 30 टर्म का सम आपको मिल चुका था, उसके बाद की 20 टर्म दैट मींस S50, ये 30 यहाँ पर था, 20 आ गया, S50 हो गया। उसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो जो मेरे पास टर्म आएगा वो आएगा फ्रॉम 31 टिल 50 टर्म्स, ये सम बनेगा जो मुझे दिया है -2210, ठीक है। अब यहाँ पर आपको S30 की वैल्यू तो मालूम है, S30 कितना है -1065 इक्वल्स टू -2210। सिंप्लीफाई करते हैं तो S50 आ जाएगा मेरे पास -2210, माइनस माइनस प्लस जाके माइनस ही होगा, 1065। इन दोनों को हम करते हैं ऐड, तो ये आपके पास आएगा 2210 प्लस 1065 दैट इज 3275, 3275, ये आ गया S50, ठीक है बेटा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इस पर।
फॉर्मूला क्या बनता है भाई हमारे पास n/2, n क्या है 50, तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 दैट इज 49d इज इक्वल्स टू 3275। ये आपके पास एक इक्वेशन यहां से आ रही है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आएगा हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, तो S30 निकालते हैं, S30 इज इक्वल्स टू 30/215, 2a प्लस 30-1 दैट इज 29d, और S30 कितना है -1065 इक्वल्स टू 15 टाइम्स 2a प्लस 29 टाइम्स d। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 1065 आके डिवाइड हो जाएगा, सो 1065 divided by 15, it is equals to -71 is equals to 2a plus 29d। यहाँ भी सिंप्लीफाई करते हैं इस वाले को, so 2 ones are 2, 25s are 3275 divided by 25, that is 131, so 2a plus 49d is equals to 131। अब आपके पास आ गई दो इक्वेशंस, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आप करेंगे इनको साइमल्टेनियस सॉल्व, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको चाहे तो मैनुअली कर ले, 2a प्लस 29d इक्वल टू -71 एंड 2a प्लस 49d इक्वल्स टू 131। साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, फायदा कैंसिल हो गया। Now what is 29 minus 49? It's -20d is equals to 71 and 131 ऐड हो जाएंगे, that is 202, ठीक है, divided by 20, what you got, d is equals to -10 point। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक मिस्टेक हमारी हुई है, यहाँ एक साइन मिस हो गया ना, ये आएगा माइनस का 3275, माइनस का 3275, माइनस का 131। जब ये माइनस का 131 होगा सो दैट विल बी अ पॉजिटिव 131, तो ये दोनों अब होंगे हमारे पास माइनस, तो 131, 131 माइनस 71 दैट इज 60। ये हुई है गड़बड़ थोड़ी सी साइन की, ये आ गया हमारे पास 60, और जब 60 डिवाइड होगा -20 से, सो इट इज -3। ये हमारे पास डी का आंसर आ गया। अब डी आ गया तो हम लोग ए निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एनी वन इक्वेशन। लेट सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहा हूँ, वो हमारे पास है -71 इक्वल्स टू 2a प्लस 29 टाइम्स डी, डी इज -3, सो 29 इंटू 3 87, ये आ जाएगा -71 प्लस 87 इज इक्वल्स टू 2a, 87 minus 71 and divided by 2 8, so a is equals to 8। ये बना आपका आंसर डी का और 8 का। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे ट्रिकी पार्ट था वो ये था कि आपने इस लाइन को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे यूज करना है कि सम ऑफ द नेक्स्ट 20 टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट था। ओके, नेक्स्ट वन, a geometric progression is such that the first term is 4 and the sum of the first three terms is 7. Find the two possible values of the common ratio and find the sum to infinity for the convergent progression. सबसे पहली बात आपको दिया है भाई फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 4 है, और एंड द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये S3 दिया है, S3 इज व्हाट 7। अब सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स का मतलब क्या है, इट इज T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल्स टू 7, राइट। व्हाट इज T1? T1 तो हमारे पास है 4, T2 क्या होता है, T2 होता है AR, T3 क्या होता है, T3 होता है AR स्क्वायर इक्वल टू 7। ए तो मुझे मालूम है, तो ये आ गया 4 प्लस AR क्या होगा 4R प्लस 4R स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। अरेंज कर लें इसको, 4R स्क्वायर प्लस 4R माइनस 3 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी सिंपल सी क्वाड्रेटिक, 4 3 सा 12, तो 4R स्क्वायर प्लस 6R माइनस 2R माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन लिया आपने 2R, क्या बचेगा भाई 2R प्लस 3, -1 कॉमन लिया, क्या बचा 2R प्लस 3 इक्वल टू 0। अब R की वैल्यू से आपके पास आ जाएंगी 2R इक्वल्स टू 1/2 एंड R इक्वल्स टू -3/2। ये आपके पास R के दो आंसर हैं।
उसने कहा भी है कि फाइंड टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द कॉमन रेशियो, दोनों आ गई, एंड फाइंड द सम टू इन्फिनिटी फॉर द कन्वर्जन प्रोग्रेशन। अब ठीक है, आपके पास सम टू इन्फिनिटी का वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। ठीक है, अब ये कह रहा है कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि आपकी सीक्वेंस बहुत छोटी हो जाए, बहुत ही माइन्यूट हो जाए। अब हम यहाँ पर आर की वैल्यू प्लेस कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर की जगह आ जाएगा वन अपॉन टू। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास फोर, वन माइनस वन अपॉन टू इज वन अपॉन टू एंड यू विल गेट एट, दैट इज योर एस इन्फिनिटी। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी फॉर द कन्वर्जन प्रोग्रेशन। ओके बेटा, अभी लव्स कन्वर्जन का आ जाए सवाल, आपके पास आर की रेंज होती है -1 से 1, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जब मेरे पास आर इस रेंज में आएगा वो कौन सी वैल्यू थी, वो थी मेरे पास वन अपॉन टू, ये आप याद रखिएगा। Question number 9. The function f and g are defined by f of x is given, g of x is given. Explain why the function f of g doesn't exist. Okay बेटा, अब f of g का मतलब क्या होता है कि जो g आंसर देगा वो f में पुट हो रहा होगा, ऐसा ही है। अभी आपसे कह रहा है भाई x शुड बी लेसर देन जीरो, एग्जाम्पल निकालते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम बात करते हैं g ऑफ x की, ठीक है बेटा, लेट सपोज आपने कहा x चूंकि गिवन है कि लेस देन जीरो है, आपने कह दिया भाई मान लें कि x माइनस टू है, वो भी नंबर ले लें आप, तो g ऑफ माइनस टू क्या हो जाएगा, दैट इज वन अपॉन फोर। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन है f ऑफ g, सही है, तो g जो रेंज होगा, g का जो रेंज होगा वो f की डोमेन बन जाएगा। अब g फंक्शन दे रहा है, g f को वैल्यू दे रहा है वन अपॉन फोर, ठीक है ना, क्या कर रहा है, g f को वैल्यू दे रहा है वन अपॉन फोर, लेकिन f तो ये वैल्यू ले ही नहीं सकता क्योंकि f की डोमेन को जीरो से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपके पास g की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव जाएगी, और पॉजिटिव वैल्यू f ले नहीं सकता। तो इसका रीजन हम क्या देंगे, हम ये देंगे कि रेंज ऑफ g ग्रेटर देन जीरो एंड डोमेन ऑफ f is less than zero. Therefore, fg does not exist. ये इसका रीजन होगा। ठीक है, कि जो g वैल्यू देगा इसको वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, वो कभी लेस देन जीरो होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर x हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर में आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। Given that the function g of f does exist, find and simplify the expression for g of f of x. अब इसका मतलब ये होता है कि अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो भाई यहाँ से कोई ना कोई कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो बताएं कि उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, किसका, g ऑफ f का। अच्छा, यहाँ पर बात कर रहा है g ऑफ f की। g ऑफ f को अगर मैं देखूं, मैं कह रहा हूँ कि भाई g में f अपना आंसर देगा, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब g का फंक्शन क्या है, g ऑफ f पे वर्किंग कर रहे हैं हम लोग, दैट इज वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x की जगह आ जाएगा फंक्शन ऑफ f, दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन फोर एक्स माइनस वन। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास वन डिवाइडेड बाय थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन एक्स फोर डिवाइडेड बाय फोर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, फोर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइन एक्स पावर फोर। आंसर आ गया इसको सिंप्लीफाई कर। ठीक है, शो दैट एफ इनवर्स कैन बी रिटर्न एज दिस फॉर्म। तो भाई अब आप एफ इनवर्स निकाल दें, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं पहले मैं, थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर एक्स माइनस वन। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स। इनवर्स क्या होता है कि पहले लिखें y, y इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर एक्स माइनस वन। अब हमें बनाना होता है x को सब्जेक्ट, तो y इंटू फोर एक्स माइनस वन इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर। तो फोर एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव वाई। अब यहाँ पर x कॉमन नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। अगर आप x कॉमन लोगे तो एक x बच रहा होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबको एक साइड पे ले जाएंगे, यहाँ रखेंगे जीरो, यहाँ रखेंगे प्लस वाई, और अब अप्लाई करेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो a क्या बनेगा, a बनेगा थ्री, b क्या बनेगा, b बनेगा माइनस फोर वाई, और c क्या बनेगा, c बनेगा y। फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास फोर वाई का स्क्वायर सिक्सटीन वाई स्क्वायर,
-4 AC 4 12 y डिवाइडेड बाई 2a इज 6। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बनना स्टार्ट हो गया। ये किसका आ रहा है हमारे पास, ये x बन गया सब्जेक्ट। अब जब हम x से जाते हैं f इनवर्स ऑफ x पर, तो हम क्या कहते हैं कि y को रिप्लेस कर दो x से। तो 4x प्लस माइनस अंडर रूट 4x² माइनस 12x डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब ये देखिए ये इस फॉर्म में जाना शुरू हो गया। अब यहाँ पर अंदर आप ले लेंगे कॉमन, 4x अपनी जगह प्लस माइनस अंडर रूट इनमें से 4 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 3x डिवाइडेड बाय 6। क्या रूट से बाहर नंबर है, रूट से बाहर आपने x नहीं निकाला। अच्छा यहाँ पर x कॉमन निकाला, मैं सॉरी मैंने तो नंबर कॉमन निकाल दिया। चलिए नंबर भी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है x भी निकाल लेंगे कॉमन। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल है ये तो। 4x अपनी जगह रहा, ठीक है, f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस माइनस ये 4 बाहर आएगा तो 2 बनेगा, अंडर रूट यहाँ पे x कॉमन निकाला, क्या बना x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6। अब आपने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो ये आएगा 2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास एफ इनवर्स आ रहा है। अब ये देखो उस फॉर्म में है कि नहीं। अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ रहा है जहां पर P का आंसर 2 है, R का आंसर -3 है और Q का आंसर 1 है। तो के बाद अब 1 मार्क का आंसर बाकी है क्या। अब इस साइन में से आपने एक साइन को पिक करना है। कौन सा पिक होगा, देखिए आप निकाल लें इनवर्स। हमारे पास जो फंक्शन में साइन है दैट इज लेसर देन। जब साइन लेसर देन का होता है तो अंडर रूट में सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन रहता है। ठीक है, अगर आपके पास डोमेन लेसर देन साइन के साथ है तो आपके आंसर में भी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव का साइन आएगा, रूट के साथ, प्लस नहीं आएगा। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। शो दैट 10x प्लस sec x का होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस sin x। ओके बेटा, अब आपको लेके जाना है साइन में, तो मैं इसको स्टार्ट ही करता हूँ। 10x क्या होता है, 10x इज sin x अपॉन cos x। sec x क्या होता है, sec होता है हमारे पास 1 अपॉन cos x और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आ गया sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x का होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों पे अप्लाई करते हैं, तो ये आएगा sin x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी हमने यूज करनी है इन टर्म्स ऑफ साइन वाली, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये तो हमने cos को ब्रेक कर दिया। ऊपर sin x प्लस 1 लिखा है, अगर मैं लिखूं 1 प्लस साइन x कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। डिवाइड में अलजेब्रा की आइडेंटिटी आएगी 1 माइनस साइन x एंड 1 प्लस साइन x। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। ये आपको शो करने का कहा था। हो गया पहला आंसर। हेंस सॉल्व द इक्वेशन। अब हेंस का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट कनेक्ट है। ये जो आपके पास इक्वेशन है और जो यहाँ पर दी हुई है इनमें फर्क देखें। पहला फर्क है थीटा के साथ नंबर का। ठीक है, तो अगर ये बराबर था इसके, तो जब यहाँ 3 थीटा होगा तो यहाँ पे 3 लगा दूंगा। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 1 प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 3x इक्वल्स टू 6। ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब हमने इसको इक्वेशन बना के दिखाना है। 1 प्लस साइन 3x, डिनोमिनेटर हमारा के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 माइनस 6 साइन 3x। साइन 3x यहाँ पर आएगा अगर तो 6 प्लस 1 दैट विल बी 7 साइन 3x इक्वल टू 6 माइनस 1 इज 5, तो साइन 3x आ जाएगा 5 अपॉन 7। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि साइन चूंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन से एक्टिव हो गए, क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट और सेकंड। सेकेंडली हम यहीं पर रेंज मॉडिफाई कर लेंगे कि अगर हमारे पास थीटा है तो थीटा हमारे पास दिया हुआ है फ्रॉम 0 टू 180। मेरे पास थीटा नहीं है, मेरे पास 3x है, दैट मीन द लोअर लिमिट इज 0 एंड द अपर लिमिट इज 540। तो मैं तब तक घूमूंगा जब तक मेरे पास एंगल 540 की रेंज में आ रहा है। और अब हम कहानी स्टार्ट करेंगे अल्फा से। ठीक है, क्वेश्चन आपका डिग्री मोड पे है तो आपका कैलकुलेटर भी डिग्री मोड पे होना चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ 5/7, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो दैट इज 45.58। तो मेरा जो अल्फा आया इट इज 45.58। ये आ गया।
क्योंकि हम ये पहले फाइनल कर चुके थे कि हमारे क्वाड्रेंट जो होंगे या तो पहला होगा या वो दूसरा होगा। इन दोनों पे अल्फा मार्क कर दें, ये आ गया 45.58 एंड 45.58। अब आते हैं थीटा के ऊपर। तो पहले में तो आपका थीटा और अल्फा बराबर होगा, दैट इज 45.58, और दूसरे में आ जाएगा 180 में से आपने माइनस करना होगा, ठीक है। तो 180 minus 45.58, that is 134.41। अच्छा जी, अब आप ये देखिए, जब हम दोबारा टर्न लगा करेंगे, अब ये क्या होगा, अब ये होगा 360 में आपने इसको ऐड करना है। अब जो आपका नेक्स्ट एंगल आएगा दैट इज 360 प्लस 45.58। तो 360 में जब आपने ऐड किया, व्हाट यू गॉट 405.58। देखिए हमारे पास जो रेंज थी वो थी हमारी 540 तक, ठीक है। तो अब 360 में आप इस वाले एंगल को भी ऐड करोगे और देखोगे क्या ये आपका एंगल आपकी रेंज से कम है कि ज्यादा है, 134.41। तो 360 प्लस 134.41 दैट इज 494, 494.41। तो ये जब तक आपकी रेंज से कम होगा आपने इसको कंटिन्यू करना होगा। अब पहला चक्कर आया 316, दूसरा आएगा 720। तो अब मैं दोबारा नहीं घुमाऊंगा, मेरे पास ये चार ही एंगल्स बनेंगे। कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? पहला था 45.58, दूसरा था 134.41, तीसरा था 405.58 और चौथा था 494.41। अब कीप इन माइंड ये सारे एंगल बराबर किसके हैं? हमारे पास 3x के, और हमें तो x निकालना है। तो x के लिए हम सबसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो 494.41 डिवाइडेड बाई 3, ये बना 164.8, 164.8। 45.48 डिवाइडेड बाई 3, 15.16। 134.41 डिवाइडेड बाई 3, 44.80। 405.58 divided by 3, 135.2। तो ये जो आपके आंसर्स हैं ये आपके x के फाइनल आंसर्स हैं जो इस रेंज में लाई कर रहे होंगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Diagram shows a rectangle ABCD with BC is x. The area of the rectangle is 400. Two identical circles, quarter circles of radius x upon 2 with center A and C are removed from the rectangle to make the shaded shape. Given that x can vary, find the value of x that gives the minimum value of the perimeter of the shaded region, shaded shape, and hence find the minimum value. Okay, काफी कुछ कंडीशन जहाँ दी है हमको। सबसे पहली बात, आपके पास क्वेश्चन जा रहा है कहाँ पर? डिफरेंशिएशन पे जा रहा है, ये आपको यहाँ से पता लग गया। अच्छा जी, आपको यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है? एक्स अपॉन टू। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट मेरा एक्स अपॉन टू है और ये वाला पार्ट भी मेरे पास एक्स अपॉन टू है। अब यहाँ पर जो हमारे पास अननोन चल रहा है वो चल रहा है पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर भाई आपके पास शेडेड रीजन का पेरीमीटर। अब आपको टोटल लेंथ एरिया पता है, एरिया इज व्हाट 400। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। एरिया इज 400। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो मेरे पास तो ये वैल्यू है ही नहीं, दैट इज अननोन। ये क्या है? मेरे पास नहीं है। तो इसको मैं करता हूँ सपोज, मैं कहता हूँ भाई लेट सपोज कि ये मेरे पास है y, ठीक है ना, इसको ले लिया हमने y। अब हमारे पास एरिया क्या बना? एरिया हमारे पाज बना एक्स वाई इक्वल्स टू 400। ये आगे, और यहाँ से y का आंसर आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय x। ये तो y का आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई हमें लेंथ निकालनी है। कौन कौन सी लेंथ? पहले हम कहते हैं भाई ये लेंथ निकालते हैं। अब ये जो लेंथ है इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द आर्क लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट। आर्क लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट। इसका वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है? इसका वर्किंग फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर अपॉन टू। तो हमें यहाँ पर रेडियस तो मालूम है, रेडियस कितना है हमारे पास? एक्स अपॉन टू, ये हमें दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई टू। तो मेरे पास आ जाएगा पाई एक्स डिवाइडेड बाई फोर, दैट इज द आर्क। और इसको मैं अगर हाईलाइट कर दूं, क्योंकि काफी सारी लेंथ हमारे पास आएंगे, तो ये लेंथ हमारे पास बराबर है इसी के, पाई एक्स अपॉन फोर, ठीक है। चलें जी, अब बनाते हैं हम एक एक्सप्रेशन किसका? पेरीमीटर का। देखिए पेरीमीटर क्या होगा? दिस लेंथ प्लस दिस प्लस दिस दिस दिस, ये होगा पेरीमीटर हमारे पास।
अब हम बनाते हैं पेरीमीटर का एक्सप्रेशन, क्योंकि उसके बाद कहानी शुरू हो जाएगी हमारी। अच्छा जी, आपके पास ये पूरी लेंथ है y, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज y माइनस एक्स अपॉन टू। ठीक है, ये हो गया y माइनस एक्स अपॉन टू, ये हो गया। और क्योंकि जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ। अब ये क्या है, x अपॉन टू, ये भी x अपॉन टू और ये भी x अपॉन टू, प्लस 2 टाइम्स x अपॉन टू, प्लस अब जो आर्क लेंथ आपने निकाली है ये वाली दो है, हमारे पास एक आई थी पाई x अपॉन फोर, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई x अपॉन फोर, ये आ रहा है मेरा पेरीमीटर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 टाइम्स y माइनस एक्स अपॉन टू, प्लस 2 और 2 कैंसिल, x प्लस पाई x अपॉन टू। ठीक है, अब यहाँ पर y की जगह आपने उसकी वैल्यू को यूज करना है जो हमने यहाँ निकाली है, 400 अपॉन एक्स। तो y की जगह 400 डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स प्लस पाई एक्स अपॉन टू, ये मेरे पास आ गया मेरा पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये मेरे पास पेरीमीटर आ गया, और पूरा पेरीमीटर एक्स की टर्म में आ गया, मतलब अब मैं इसको डेरिवेट एटसेट्रा कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि गिवन दैट एक्स कैन वेरी एंड फाइंड द वैल्यू विच गिव्स द मिनिमम, इसका मतलब टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब हम करते हैं डेरिवेट करने इसको, तो डी पी अपॉन डी एक्स से स्टार्ट करते हैं। ये तो आपने डेरिवेट किया, टू अपनी जगह रहा, 400 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट विल बी, इसको ऊपर लेके शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा चलिए मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ उसको, पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ उसको। ठीक है, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 800, नीचे x से ऊपर जाके x पावर माइनस वन हो जाएगा, माइनस एक्स, क्योंकि ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स प्लस पाई एक्स अपॉन टू कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया 800 इंटू एक्स पावर माइनस वन प्लस पाई एक्स अपॉन टू। काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया, अब डेरिवेट करना स्टार्ट करूंगा। तो डी पी अपॉन डी एक्स निकाला, पहले पावर लिखो फिर पावर में से वन माइनस कर दो, प्लस पाई एक्स अपॉन टू का क्या हो जाएगा, पाई अपॉन टू, ये मैंने डेरिवेट कर दिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए टर्निंग पॉइंट, उसका मतलब ये होगा कि इसको मैं जीरो से इक्वेट करूंगा, जीरो इक्वल्स टू माइनस 800 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई अपॉन टू। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 800 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई अपॉन टू, और यहां से हम निकालते हैं x की वैल्यू, 1600 डिवाइडेड बाई पाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सही जी, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1600 divided by pi and under root of it, that is equals to 22.56। तो x का आंसर आ जाएगा 22.56। अब इसको मैं नेगेटिव में तो लूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ये लेंथ है। कि आने के बाद उन्होंने क्या कहा, भाई हम यहाँ तक पहुंच गए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट गिव्स द मिनिमम वैल्यू, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, एंड हेंस फाइंड दिस मिनिमम वैल्यू। अब वो कह रहे हैं भाई ये मिनिमम वैल्यू आप निकाल के बताओ कि क्या होगी। अच्छा जी, अभी निकालते हैं, कोई मसला ही नहीं, मेन काम तो हमने यहाँ तक कर ही दिया। अब आपको इसके बाद निकालनी है किसकी वैल्यू, भाई पेरीमीटर की वैल्यू, उसकी वर्किंग यहाँ स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर हमारे पास था क्या, पेरीमीटर हमारे पास था, ये मेरे पास पेरीमीटर था ना, इसी को यूज करेंगे। तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहीं पर वैल्यू को पुट करना है। ठीक है भाई, ये हम यहाँ तक पहुंच चुके थे हम लोग, थोड़ी बस मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर दूं ताकि ये यहाँ पर आ जाए। ओके, अब यहाँ पर हमने x की जगह उसकी वैल्यू को पुट करना, दैट इज 22.56। ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 22.56 प्लस पाई टाइम्स 22.56 डिवाइडेड बाय टू। बस अब ये काम करना है। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आया उसको आपने 800 से क्या करना है, डिवाइड, 800 डिवाइडेड बाय आंसर प्लस पाई मल्टीप्लाई बाय 22.56 divided by 2. The lowest perimeter value is 70.886। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो हम कर देंगे p इक्वल्स टू 70.9 आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, समझने वाली बात थी, और कैसे आपने फॉर्मूले को कनेक्ट करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Question number 12. Diagram shows the triangle OBC. OA ratio OB is 4:7.
ओ से लेके ए अगर मेरे पास 4 है तो ओ से लेके बी, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ कि ओ से लेके बी का जो रेशियो है इट इज 7। ठीक है, ओ से लेके डी मेरे पास अगर 4 है तो ओ से लेके सी मेरे पास 7। इसका मतलब रेशियो सेम है तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कहीं ना कहीं। ओ बी मुझे मालूम है कि मेरे पास बी है, ओ से लेके बी ये वेक्टर आ गया मेरे पास एंड दैट इज बी। ओ से लेके सी ये वेक्टर आ गया एंड इट इज सी। The point P is the point of intersection of AC and BD such that AP is equals to lambda time AC and BP is equals to mu time BD, where lambda and mu are scalars. Find two expressions for OP, each in terms of B and C and a scalar, and hence show that P divides both AC and DB in the ratio 4:7. इसको डिवाइड कर रहा है P both AC and DB in the ratio 4:7. Okay. ओके, अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आपने कैसे स्टार्ट करना है, देखिए आपने सबसे पहले एक कंडीशन को पकड़ना है और उसको यूज करना स्टार्ट करें। तो मुझे यहाँ पर दिया हुआ है पहली कंडीशन क्या है कि भाई ए पी बराबर है लैम्डा टाइम ए सी। इससे मुझे ये बात क्लियर हो गई कि अगर ए पी निकालना है तो ए सी निकालना पड़ेगा। तो अब हमारी डायरेक्शन आ जाएगी ए सी के ऊपर। अब ए सी निकालने का रीजन क्या है, क्या रीजन होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है, ओ सी माइनस ओ ए। ऐसे निकाल सकते हैं हम एसी। व्हाट इज ओ सी, अब देखिए क्या मुझे ओ से लेके सी पता है, बिल्कुल पता है, दैट इज सी। तो ओ से लेके सी तो आ गया मेरे पास सी माइनस व्हाट इज ओ ए। अब ओ ए मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है कि ओ से लेके बी जो है वो बी होगा। तो ये 4 पार्ट होगा 7 रेशियो का। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये आएगा 4/7 ऑफ बी। ये आ गया मेरे पास ए से लेके सी का वेक्टर। तो पेपर में कुछ समझना है, कभी क्वेश्चन क्लियर स्टार्ट करना नहीं है तो बस जो गिवन होना वो स्टार्ट कर दो। आप डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंच सकते, आपको पहले इनको यूज करना पड़ेगा। ये एग्जामिनर की हिंट्स होती हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपने इसको और इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। ये आ गया हमारे पास ओसी। बिल्कुल इसी तरह मैं स्टार्ट करूंगा किसके लिए, बीपी के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब बीपी के लिए मुझे चाहिए होगा बीडी। तो मैं निकालता हूँ भाई बीडी का वेक्टर कैसे आएगा। बीडी के वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये आएगा ओ डी माइनस ओ बी। ठीक है, ओ डी माइनस ओ बी। वॉट इज ओ डी, ओ से लेके डी कितना है मेरे पास, ये हो जाएगा 4/7 ऑफ सी। तो ओ से लेके डी आ गया 4/7 ऑफ सी माइनस व्हाट इज ओ बी, ओ से लेके बी मेरे पास है बी, ये आ गया मेरे पास बी से लेके डी। ठीक है, अब मैं निकालूंगा क्या, अब मैं निकालूंगा एपी एंड बीपी। तो एपी कैसे निकालेंगे भैया, बहुत सिंपल है। एपी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम एसी, और एसी क्या आया था, C-4B/7। ठीक है, ये एपी आ गया। बीपी, बीपी इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स बीडी। बीडी क्या है, 4C/7 माइनस बी। अब मेरे पास एपी आ गया और मेरे पास बीपी आ गया। ठीक है, अब आते हैं, अब कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर ओपी। अब अगर आपको ओ से लेके पी जाना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या क्या निकाला हुआ है, मैंने एपी निकाला है और मैंने बीपी निकाला है। तो ए पी पता है और बीपी पता है। ये सब चीजें कनेक्ट करनी है आपने किसके लिए भाई, ओ से लेके पी जाने के लिए। तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन क्या है, फाइंड टू एक्सप्रेशन फॉर ओपी। अब जरा ओपी पता चले जी, ओपी। अगर आपको ओ से लेके पी जाना है तो मैं कह सकता हूँ पहले हम ओ से ए जाते हैं फिर हम ए से पी चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओ पी बराबर हो गया ओ ए प्लस ए पी। ये आ जाएगा हमारे पास ओ पी। ओ से लेके ए क्या है, ओ से लेके ए आपको दिया हुआ था दैट इज 4/7 ऑफ बी, 4/7 ऑफ बी प्लस ए पी आपने निकाल लिया था दैट इज लैम्डा टाइम सी माइनस 4B/7। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 4B/7 माइनस लैम्डा टाइम 4B/7 प्लस लैम्डा टाइम सी। तो ये आ गया मेरे पास ओपी पहला इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। फिर हम दोबारा निकालेंगे ओपी, लेकिन अब हम यूज करेंगे बीपी को। तो अगर मैं ओपी पे जाना चाहता हूं बट मुझे पहले ओ से लेके बी आना है, तो मैं जाऊंगा ओ से लेके बी और फिर बी से लेके पी। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बनेगा वेक्टर, ओ से लेके बी प्लस बी से लेके पी। ओ से लेके बी मेरे पास क्या था, दैट इज बी, और बी से लेके पी हम निकाल चुके हैं म्यू टाइम्स 4C/7 माइनस बी।
सिंप्लीफाई करते हैं तो b माइनस म्यू बी प्लस म्यू टाइम 4c ओवर 7, ये आ गया मेरे पास ओपी। अब आप ये देखो, ये भी ओपी और ये भी ओपी है, तो अब हम इन दोनों ओपी को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, ओपी इज इक्वल्स टू ओपी। अब आपके पास जो पहला ओपी था दैट इज 4b/7 माइनस लैम्डा 4b/7 प्लस लैम्डा सी इज इक्वल्स टू b माइनस म्यू बी प्लस म्यू टाइम्स 4c/7। यहां पर आने के बाद अब हमारा होगा कंपेयर। किसको हम कंपेयर करेंगे, एक दफा b को कर रहे होंगे। अब b के साथ क्या क्या है, देखें यहाँ पर b के साथ है 4/7, यहाँ पर है लैम्डा टाइम 4/7 और यहाँ पर b के साथ है म्यू और यहाँ पर 1, ठीक है। तो अब मैं b को इक्वेट करता हूँ कंपेयर कोफिशिएंट्स को, तो 4/7 माइनस 4 लैम्डा अपॉन 7 इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू। जिस तरह मैंने b को इक्वेट किया इसी तरह c को इक्वेट करते हैं। मैं आपके लिए इसको हाईलाइट भी करता हूँ। c के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लैम्डा, और यहाँ पर c के लिए क्या लिखा हुआ है, म्यू 4/7। ये बना मेरे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 म्यू/7, ठीक है जी। अब यहाँ पर आते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हम साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं इसको, कि भाई मुझे पता है कि लैम्डा इसके बराबर है, तो जहां पर ये लैम्डा होगा वहां पर यूज करूंगा 4 म्यू/7। तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी पहली वाली, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 4/7 माइनस 4 लैम्डा/7 इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू। 4/7 माइनस 4/7 लैम्डा, लैम्डा क्या है हमारे पास 4 म्यू/7 इज इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू मैंने यहाँ से प्लेस कर दी। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आप आइडिया हो जाए कि यहाँ पर मैंने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आपने सिंप्लीफाई करना है, तो 4/7 माइनस 16 म्यू/49 इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू। तो 4/7 माइनस म्यू इक्वल्स टू 16 म्यू/49 माइनस म्यू। 4 माइनस 7 क्या हो जाएगा, -3/7 इक्वल्स टू 16 म्यू-49 म्यू डिवाइडेड बाय 49। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस करना है सिंपल अब तो हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 49 दैट इज -33। तो -3/7 इज -33 म्यू/49। So 7 ones are 7 sevens are 3 ones are 3 11s are minus minus कैंसिल हो गया, तो 7/11 इज इक्वल्स टू म्यू। जब म्यू का आंसर आ गया तो आप इसको यूज कर लोगे लैम्डा के लिए। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स म्यू/7 और म्यू की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 7/11। तो 7 7 कैंसिल हो गया, व्हाट यू गॉट 4/11 दैट इज योर लैम्डा। बड़े फाइनल और बड़े काम के आंसर्स थे, किसके, म्यू के और लैम्डा के। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, जगह भी कम पड़ गई, ठीक है आगे है। हमने म्यू के बारे में लिखा कहाँ था, हमने लिखा था लैम्डा, कहाँ से आएगा हमारे पास, ओ पी ए पी एंड एक चीज मैंने ये लिखी थी, कहाँ चली गई, हाँ ये रहना, ए पी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम ए सी, ये लिखा था ना, इसको हम यूज करेंगे यहाँ से। अब क्या लिखा है भाई, ए पी इज लैम्डा टाइम ए सी, देखिएगा ए पी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम ए सी, ये लिखा हुआ है। और लैम्डा की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, लैम्डा कितना है हमारे पास, लैम्डा आया 4/11। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ए पी इज 4/11 टाइम्स ए सी, ये कह रहे हैं ना हम लोग। आइए डायग्राम पर, ए पी और ए सी, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ए पी मेरे पास कितना होगा, 4 होगा, या इसको मैं और आसान टर्म में लिखूं तो ये कह सकता हूँ कि ए पी अपॉन ए सी इज 4/11, ये कह रहे हैं ना हम लोग इसको। तो मैं मार्क करता हूँ कि भाई अगर ए से लेके पी मेरे पास 4 होगा तो ए से लेके सी मेरे पास 11 होगा, ठीक है। तो पी से सी क्या होगा, पी से सी मेरे पास 7 हो जाएगा, यही बात हुई इस बात की, ठीक है। तो अब मेरे पास रेशो आ जाएगा, जिस तरह मैंने यहां पे लिखा 4 और 7, उसी तरह मेरे पास म्यू की भी तो टर्म में आंसर आया था, ये वाला बीपी वाला, बीपी इज म्यू टाइम बीडी।
बीपी बीपी इज म्यू टाइम्स बीडी, और म्यू का आंसर कितना आया था हमारे पास, दैट इज 7/11। तो बीपी इज इक्वल्स टू 7/11 और बीडी आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इसको आप देखिए, ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि अगर बी से लेके पी 7 होगा, बी से लेके पी 7 होगा, तो बी से लेके डी क्या होगा, दैट विल बी 11। तो अब आपके पास ये क्या बच गया, ये वाला पार्ट क्या बचा, दैट विल बी 4। कैसे 4 बचा देखिएगा, देखिए ये पूरा हमने 11 मार्क कर दिया, ठीक है, ये वाला पार्ट 7 था, तो बचा कितना हमारे पास, 4 बच गया। इसी तरह ये पूरा हमारे पास कितना था, ये पूरा हमारे पास ए से लेके सी, ए से 11 था, ये पूरा हमारे पास 11 था, मैं मार्क कर रहा हूँ उसको, काफी घिस पिच हो रही है डायग्राम में, ये पूरा दैट इज 11, ठीक है, ब्लैक से मार्क किया है। ये पूरा 11 था, ये वाला 4 था, और ये वाला 7 बचा। क्वेश्चन में क्या कहा था हमें, ए सी एंड बी डी, ए से लेके सी एंड डी से लेके बी डिवाइड्स इन 4/11, तो 4/11 यहाँ भी नजर आ गया, 4/11 यहाँ भी नजर आ रहा है आपको, ठीक है। कह सकते हैं कि अगर आपके पास ए से लेके पी का रेशियो 4 था, तो ए से लेके सी का रेशियो आपके पास 11 था, ठीक है। इसी तरह अगर ए से पी का रेशियो आपका 4 था, तो पी से सी का रेशियो आपका 7 था। ये काम यहाँ करते हैं। अगर डी से पी का रेशियो आपका 4 था, तो पी से डी का रेशियो आपके पास 7 था, पी से बी का रेशियो। तो ये चीज आपको प्रूफ करने को कही थी इसने, कि आपका जो रेशियो आएगा दैट इज 4/7, ये आपने प्रूफ कर दिया। मेन चीज थी आप यहाँ तक पहुंचो। नेक्स्ट वन, the point Q is such that OQ is 2/7B plus 2/7C. Use a vector method to show that OQ and P are collinear. Justify your answer. ओके बेटा, ये कह रहा है O, Q एंड P। अब इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास अगर OP हो तो भी काम मैं कर सकता हूँ, और मेरे पास OP है, ठीक है। फिर मेरे पास OP की तो वैरायटी है, कौन सी कॉम्बिनेशन है मैं ये भी कर सकता हूँ। अच्छा, कौन कौन से बोले थे इसने, OQ एंड P, OQ एंड P। अच्छा जी, तो यहाँ पर कह रही है ऐसा, ठीक है ना, ओ क्यू एंड। तो पहले हम जाते हैं ओपी के ऊपर। ओपी को भी उठा लें आप, लेट सपोज मैं ओपी वाला लेता हूँ, 4/7 वाला ये ले लें, ठीक है। इसको हम जरा पहले कॉपी कर लें, ताकि वहां पर पेस्ट कर दूं मैं इसको नेक्स्ट वाले पेज पर। ये मेरे पास ओपी है, ओके बेटा, ये मेरे पास ओपी आ गया। और लेमडा का आंसर क्या आया था हमारे पास, लेमडा इज 4/11, लेमडा इज 4/11। अब आपको जब ये कहता है कि शो करो कि ये आपस में कोलिनियर है, कौन, ओ क्यू एंड पी, तो मैं कह सकता हूँ कि ओ क्यू बराबर है के टाइम्स ऑफ ओ पी, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। ओ से लेके क्यू तो आपको दे दिया उसने, दैट इज 2/7 बी प्लस 2/7 सी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ओ पी का वेक्टर हम यहाँ निकालते हैं। ओ पी क्या है हमारे पास, 4b/7 माइनस लेमडा की वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ। लेमडा क्या है मेरे पास, 4/11 टाइम्स 4/7 बी प्लस 4/11 सी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको जरा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4b/7 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 77b प्लस 4/11 सी। इसको b को जो है ना हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा 44b माइनस 16b प्लस 4/11 सी। तो 44 में से 16 गया, 44, 34 एंड 28, 28b/77 प्लस 4/11 सी, और 7 4 जार 7 11 जार, तो 4b/11 प्लस 4c/11। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ओपी आ गया। इस ओपी को हमने अब यहाँ पर यूज करना है। तो ओ क्यू इज इक्वल टू के टाइम्स ओपी, क्या आया मेरे पास, 4/11 बी प्लस 4/11 सी। अब आपने इक्वेट करना स्टार्ट करना है, एक बार बी को और एक बार सी को। बी क्या है, 2/7, और वहां पर बी क्या है, के टाइम्स 4/11। सी क्या है, 2/7 और के टाइम्स 4/11। तो दोनों पर तो आपका आंसर सेम ही आएगा के का। तो जब के की हम वैल्यू निकालेंगे, अभी हम यहाँ निकालते हैं अगर, लेट्स सपोज 2 1 जार 2 2 जार, तो 11/14 इक्वल्स टू के, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी 11/14 आएगा। क्योंकि के की वैल्यू बराबर आ रही है, इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि ओ
Q एंड P आर कोलिनियर। अगर K की वैल्यू आपकी बराबर नहीं आती तो ये कोलिनियर नहीं होते, लेकिन चूंकि K की वैल्यू बराबर आ रही है इसका मतलब है कि ये कोलिनियर है। और यहाँ पर आपका पेपर खत्म हुआ। अच्छा पेपर था, कुछ पार्ट्स बाकी थोड़े ट्रिकी थे जिसको आपको समझना था, सोच के करना था। बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको समझ में ना आई हो तो मुझे बताइएगा। इसकी पीडीएफ मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, अटैच कर दूंगा ताकि आपको एक्सेस करना आसान हो। थैंक यू।